नमस्कार साथियों, सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली कक्षा में जो हमने पढ़ा था उसका आगे का हम कंटिन्यू करना चाहेंगे और हम पढ़ेंगे परमाणु की संरचना के बारे में। हम लोग पढ़ेंगे कि परमाणु की जो संरचना है वो क्या है। परमाणु के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही शानदार और डिटेल होने वाला है। ये हम लोग केमिस्ट्री से संबंधित पढ़ रहे हैं, जो आने वाले प्रत्येक एग्जाम में बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आइए देखते हैं पदार्थ की संरचना के विषय में। सर्वप्रथम भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने बताया, यानी कि पदार्थ की संरचना के बारे में सबसे पहले जो किसने बताया, महर्षि कणाद ने बताया कि द्रव्य अत्यंत सूक्ष्म व अविभाज्य कणों से मिलकर बना है। द्रव्य जो है वो अत्यंत सूक्ष्म और अविभाज्य कणों से मिलकर बना है। ये सूक्ष्म कण परस्पर मिलकर बड़े कण द्विअणुक तथा बहुअणुक परमाणुवीय यौगिक बनाते हैं। द्विअणुक और बहुअणु परमाणु यौगिक बनाते हैं। ग्रीक के दार्शनिक लूसिपस तथा डेमोक्राइट्स ने 475 ई में यह भी कल्पना की थी कि परमाणु द्रव्य का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है। बाद में वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि सूक्ष्म कण परमाणु हैं जिन्हें संयोग से नए पदार्थ बनते हैं, यानी कि सबसे सूक्ष्म कण जो है वो परमाणु है और जिनके संयोग से क्या बनते हैं, पदार्थ बनते हैं। जिनके संयोग से क्या बनते हैं दोस्तों, पदार्थ बनते हैं। अब आता है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। अब आता है क्या आता है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है, द्रव की संरचना का गहन अध्ययन करने के पश्चात सर्वप्रथम इंग्लैंड के वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने 1803 में, कौन से में, 1803 में द्रव की संरचना तथा परमाणु संबंधी एक सुव्यवस्थित विचार प्रस्तुत किया, जिसे डाल्टन का परमाणुवाद कहा जाता है। इस सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कहने का तात्पर्य है कि वैज्ञानिक सर जॉन डाल्टन ने 1803 में द्रव की एक संरचना तथा परमाणु संबंधित एक अपने विचार प्रस्तुत किए, अपने विचार व्यक्त किए, और इन विचारों में उन्होंने क्या देखा है, इनकी जो विशेषता है आइए देखते हैं। पहली विशेषता है कि पदार्थ या तत्व अनेक सूक्ष्म कणों से बनता है जिन्हें परमाणु कहते हैं। पहला ही पॉइंट हमारा ये है कि जो भी पदार्थ हैं उनके तत्व जो है वो सूक्ष्म कण जिनसे पदार्थ बनता है परमाणु कहलाता है। पदार्थ के अनेक सूक्ष्म कण जिनसे पदार्थ परमाणु बनता है, मतलब कणों से बनता है। जो पदार्थ जिस कणों से बनता है उस कणों को क्या कहा जाता है, परमाणु कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी इकाई, सूक्ष्मतम कण जो है परमाणु है, और उस परमाणु को परमाणु तत्व का सूक्ष्मतम कण है। दूसरा ही पॉइंट ये दिया है सर जॉन डाल्टन ने कि परमाणु तत्व का सूक्ष्मतम कण है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। मतलब परमाणु को हम दो भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं, तथा जो रासायनिक क्रिया के दौरान अपरिवर्तित रहता है। जो कोई भी रासायनिक क्रिया है उसके दौरान क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। ये है परमाणु के बारे में जॉन डाल्टन का प्रमुख जो विशेषताएं हैं वो हैं। आइए देखते हैं तीसरे नंबर की विशेषता। किसी तत्व के सभी परमाणु भार, आकार व अन्य गुणों में समान होते हैं, परंतु अलग अलग तत्वों के परमाणु के भार व गुण भिन्न भिन्न होते हैं। तात्पर्य यह है इस पॉइंट से कि तत्व के सभी परमाणु भार, आकार व अन्य गुण में समान होते हैं, लेकिन अलग अलग तत्व के परमाणु जो होते हैं उनके भार व गुण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और चौथे नंबर का पॉइंट देखते हैं। चौथे नंबर का जो पॉइंट है वो है कि दो या दो से अधिक तत्व के परमाणु पूर्ण संख्या में निश्चित सरल अनुपात में, यानी कि 1:1, 1:2, 2:3 आदि संयुक्त होते हैं तथा यौगिक परमाणु बनाते हैं। कि जो दो या दो से अधिक तत्व जो परमाणु की जो संख्या निश्चित अनुपात में, यानी कि सरल अनुपात में अगर होती है तो वो क्या बनाते हैं, वो यौगिक परमाणु बनाते हैं। वो क्या बनाते हैं, वो यौगिक परमाणु बनाते हैं। और आइए देखते हैं पांचवा पॉइंट, यानी कि पांचवी विशेषता। परमाणु अपनी मूल अवस्था बनाए रखते हैं। परमाणु जो है अपनी मूल अवस्थाएं बनाए रखते हैं। इनमें उनका केवल संयोजन, वियोजन तथा पुनर्स्थापन संभव है। क्या संभव है, संयोजन संभव है, वियोजन संभव है और पुनः व्यवस्थापन संभव है। अगला पॉइंट है परमाणु अविनाशी है, अर्थात इसे न तो बनाया जा सकता है
और न ही नष्ट किया जा सकता है। उनका कहने का तात्पर्य यह है कि जो परमाणु है वो क्या है, अविनाशी है, इनको ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और फिर से मैं निवेदन करना चाहूंगा, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल @सक्सेस पॉइंट बाय के सर, कॉन्टैक्ट 6264651008। जो परमाणु, जो सर जॉन डाल्टन ने जो अपने जो कुछ विचार व्यक्त किए हैं, उनके आधार पर हम ये कहा सकते हैं कि परमाणु पदार्थ का वह छोटे से छोटा अविभाज्य कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। क्या क्या तात्पर्य है कहने का सिस्टम ये है कि परमाणु पदार्थ का वह छोटे से छोटा अविभाज्य कण है। कैसा कण है? अविभाज्य कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, जो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसमें भाग ले सकता है। अब आता है आपके अणु। अणु किसी तत्व या यौगिक का वह छोटे से छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, अणु कहलाता है। ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि परमाणु से ही अणु बने, तो किसी तत्व या यौगिक के वह छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, परमाणु कहलाता है। और ये परमाणु जो है ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, लेकिन अणु जो है वो तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं। तो परमाणु के मौलिक कण। अब आते हैं परमाणु, देखते हैं कि परमाणु के जो मौलिक कण हैं वो कौन कौन से होते हैं। परमाणु के मौलिक कण से प्रश्न बनते हैं, हमेशा बनते आ रहे हैं। तो देखते हैं परमाणु का पहला मौलिक कण इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। किसने की इलेक्ट्रॉन की खोज? सर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। इलेक्ट्रॉन एक ऐसा कण है जिसका द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है, जिस पर ऋण आवेश होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश रहेगा, कैसा चार्ज रहेगा, तो ऋण आवेश रहेगा, यानी कि माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन पर रहेगा। और इसका जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम इनका आवेश रहता है। प्रश्न आवेश से बनता है, इनकी खोज से बनता है। आइए देखते हैं परमाणु का जो दूसरा मौलिक कण है उसके बारे में देखते हैं। प्रोटॉन। प्रोटॉन में धन आवेश युक्त इस कण की खोज का श्रेय गोल्डस्टीन को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? गोल्डस्टीन को दिया जाता है। रदरफोर्ड ने दिखाया कि यह कण हाइड्रोजन आयन यानी कि हाइड्रोजन परमाणु से इलेक्ट्रॉन हटाने के बाद के समान है। इन कणों को रदरफोर्ड ने 1919 में प्रोटॉन नाम दिया था। क्या नाम दिया था? 1919 में प्रोटॉन नाम दिया था। परमाणु के अंदर प्रोटॉन एक ऐसा सूक्ष्म कण है जिसका सापेक्ष द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। किसका द्रव्यमान? प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग क्या होता है? बराबर होता है। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है 1.6 इंटू 10⁻27 यानी कि 27 kg होता है, और आवेश जो है प्लस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है। ये प्लस में रहेगा और इलेक्ट्रॉन का जो था वो माइनस में रहेगा। आइए देखते हैं अगला मौलिक कण न्यूट्रॉन। परमाणु का जो अगला मौलिक कण है वो क्या है? न्यूट्रॉन है। देखते हैं परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन ऐसा सूक्ष्म कण है जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। क्या होता है? प्रोटॉन का द्रव्यमान और इस न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है क्या होता है? लगभग बराबर होता है। लेकिन इस पर कोई आवेश नहीं होता है, यानी कि ये न्यूट्रल रहता है, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं रहता है। न्यूट्रॉन एक प्रकार का क्या है? उदासीन कण है। प्रश्न आता है कि न्यूट्रॉन कैसा कण है? एक प्रकार का उदासीन कण है। और न्यूट्रॉन की खोज 1932 में जेम्स चैडविक ने बेरिलियम धातु की अल्फा कणों के आघात कराकर की थी। तो इसका जो द्रव्यमान होता है 1.6 इंटू 10⁻27 kg होता है, इनका जो द्रव्यमान होता है। ये दोस्तों ये कुछ हमने जो कण पढ़े परमाणु के, यानी कि परमाणु के जो मौलिक कण है ना, ये मौलिक कण के अंतर्गत तीन चीजें आती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ऊपर हमेशा से प्रश्न बनते आ रहे हैं। तो आइए देखते हैं हम अगला प्रश्न, यानी कि अगला पॉइंट, जो कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है। अनेक प्रकार के वैज्ञानिक हुए और अनेक प्रकार के वैज्ञानिकों ने हमारे अलग अलग
परमाणु हम अलग अलग मत प्रस्तुत किए। इन अलग अलग मतों को ध्यान में रखते हुए रदरफोर्ड ने भी अपना एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। तो देखते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है 1911 में परमाणु की सही संरचना जानने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयोग है। इसमें रेडियो एक्टिव तत्व पोलोनियम से उच्च गतिज ऊर्जा से निकलने वाले अल्फा कणों को के एक बारीक किरण पुंज को एक बहुत पतले स्वर्ण पत्र पर गिराया गया पूरे निकाय निर्वात में रखा गया तथा अल्फा कणों की वायु के कणों कोई टक्कर न हो। रदरफोर्ड ने यह भी देखा कि स्वर्ण पत्र से गुजर हुए कण विभिन्न दिशाओं में विक्षेपित होते हैं। देखिए मैं इसको अपनी लैंग्वेज में समझाता हूं और सरल भाषा में समझाता हूं कि रदरफोर्ड ने देखा कि कुछ अल्फा कणों की बौछार करवाई रेडियो एक्टिव तत्व के पोलोनियम की उच्च गतिज ऊर्जा निकल अल्फा कणों की बारीक किरण पुंज की स्वर्ण पत्र पर गिराया और उसके ऊपर कुछ बौछार अल्फा किरणों की बौछार करी। तो उसमें क्या देखा उन्होंने कि कुछ जो किरणें हैं वो तो सीधी रेखा में जा रही है। क्या देखा, ये किरणें गई कुछ तो सीधी रेखा में जा रही है, कुछ टकराकर अपने मार्ग से परिवर्तित हो रही है और कुछ वापस रिटर्न हो रही है, यानी कि फिर से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। इस प्रकार से इन्होंने देखा है। तो ये जो रदरफोर्ड का जो मॉडल है ये देखा है कि रदरफोर्ड ने देखा कि स्वर्ण पत्र गुजरने वाले विभिन्न गण दिशाओं में विक्षेपित हो जाते हैं। रदरफोर्ड द्वारा किए गए प्रयोग में रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग कहा जाता है। इस प्रयोग को क्या कहा जाता है, रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग कहा जाता है। रदरफोर्ड ने सोने की पत्र का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया, प्रश्न भी आता है कि रदरफोर्ड ने किसका प्रयोग किया था, तो सोने का पत्र का प्रयोग किया क्योंकि सोना सार्वत्रिक आघात वर्धनी धातु है अर्थात इसकी बारीक चादर बनाई जा सकती है। सोने की बारीक चादर बनाई जा सकती है, बिल्कुल बनाई जा सकती है। परमाणु का थॉम्सन मॉडल। अब परमाणु के बारे में एक और वैज्ञानिक आए जे थॉम्सन। जे थॉम्सन ने अपना भी मॉडल प्रस्तुत किया, अपने मत भी प्रस्तुत किए, अपने मत भी दिए, अपनी विशेषता भी बताई, अपने अनुसार भी बताया। तो देखते थॉम्सन ने 1904 ई में परमाणु मॉडल दिया जिसे परमाणु का थॉम्सन मॉडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वैज्ञानिक थॉम्सन ने दिया तो उसका मॉडल क्या कहा जाता है, परमाणु को थॉम्सन मॉडल कहा गया। इसके अनुसार परमाणु 10 की घात -10 मीटर त्रिज्या का एक धनावेशित गोला है जिसे परमाणु का द्रव्यमान तथा धनावेश समान में वितरित कर होते हैं। इस गोले में जगह जगह पर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार दसे रहते हैं जैसे कि तरबूज के बीज में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी होती है कि ऋण आवेशित परमाणु के धन आवेश के बराबर होती है। यानी कि इन्होंने क्या कहा, एक तरबूज है, तरबूज जो के बीज जो ढके हुए रहते हैं वो इस प्रकार ढके हुए हैं कि इनकी जो संख्या है वो ऋण आवेश के परमाणु के धन आवेश के बराबर होती है। यानी कि धन आवेश की परमाणु की संख्या और ऋण आवेश की परमाणु की संख्या बराबर होती है। आइए देखते हैं इस मॉडल की कुछ और विशेषता है। इस मॉडल के द्वारा तापायनिक ऊर्जा उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन तथा आयनीकरण की क्रिया को समझाया गया, परंतु इसे स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं हो पाई। स्पेक्ट्रम की जो व्याख्या है इस मॉडल के द्वारा नहीं हो पाई। इसके अतिरिक्त यह मॉडल अल्फा कणों के प्रकीर्णन का कोई कारण नहीं बता पाया। ये इसकी कमियां है, ये इस मॉडल की क्या है, कमियां है। इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। एक और प्रश्न आता है कि ये जो मॉडल है परमाणु का थॉम्सन मॉडल, इस मॉडल को और अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है, तो प्लम पुडिंग का जो मॉडल है वही यही मॉडल है। यानी कि प्लम पुडिंग की बात करें और जे थॉम्सन के मॉडल की बात करें, तरबूज मॉडल की बात करें तो यही मॉडल है, इसे अन्य इस नाम से भी जाना जाता है। तो आइए देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे आता है आपका बोर का परमाणु मॉडल। वैज्ञानिक बोरबरी ने क्या किया, इन्होंने भी अपने मॉडल अपने कुछ निल्स बोर जो हैं, निल्स बोर ने भी अपने कुछ मॉडल प्रस्तुत किए, कुछ विशेषताएं बताई परमाणु के बारे में। तो 1913 में इन्होंने मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग करते हुए इन्होंने क्या किया, 1913 में मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग करते हुए रदरफोर्ड मॉडल को समाहित करते हुए अपना अधोलिखित परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। इलेक्ट्रॉन परमाणु में नाभिक के परितः संभाव्य अनंत वृत्तीय कक्षाओं में कुछ विशेष कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं। इनका कहना यह है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में एक निश्चित ऊर्जा की मात्रा निहित रहती है। किसी कक्षा विशेष में सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा समान होती है। प्रत्येक कक्षा से संबंधित एक निश्चित ऊर्जा स्तर होता है, इसलिए इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है। इन स्थायी कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं करते हैं, अर्थात किसी प्रकार का ऊर्जा का हास्य नहीं होता है, फलतः इलेक्ट्रॉन नाभिक में ही गिरते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जो किसी निश्चित कक्षा में ऊर्जा स्तर पर घूमता है वह बिना ऊर्जा खोए उसी कक्षा में घूमता रहेगा, परंतु जब वह
एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में कूदता है तो उत्सर्जन केवल क्वांटम में होता है। सॉरी, उत्सर्जन केवल क्वांटम में ही होता है। अब नील्स बोर ने ये कुछ मत अपने प्रस्तुत कर दिए, लेकिन इस मत से क्या हुआ, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत पैदा हो गया। तो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत इस सिद्धांत को परिभाषित करेगा। तो आज हम अपनी कक्षा को यहीं समाप्त करेंगे और फिर से हम लोग बढ़ेंगे अगले इसी चैप्टर को, या इसी कंटिन्यू ऐसे ही करते रहेंगे। और ये जो हमने अभी तक पढ़े हैं बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं, खास कर एमपी टेट ग्रेड 2 चयन परीक्षा, एमपी टेट चयन परीक्षा जो है उसके लिए बहुत ही मोस्ट और इंपोर्टेंट होने वाला है। और महिला सुपरवाइजर यानी कि महिला पर्यवेक्षक, महिला सुपरवाइजर के लिए भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। आने वाली रेलवे एग्जाम के लिए भी बहुत मोस्ट और इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो हमने जो साइंस से संबंधित कुछ फैक्ट पढ़े हैं, या कुछ हम लोग जो पढ़ रहे हैं डिटेल पढ़ रहे हैं, फैक्ट मान लो इसको या डिटेल मान लो, ये बहुत ही मोस्ट और इंपोर्टेंट है। अगर हमने ये पढ़ लिया है तो हमें कोई भी एग्जाम इससे हम कोई भी एग्जाम को आसानी से फोड़ सकते हैं, आसानी से हम उसको पार कर सकते हैं। स्पेशली भी साइंस यानी कि विज्ञान, इसमें 3 चीजें आ रही है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तीनों चीजों को मैं कंटिन्यू करवाऊंगा और मिलते हैं इसी तरीके से। लेकिन फिर से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करे और लाइक करे, कमेंट्स करे और बेल आइकन के बटन को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।